हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडीज़। और आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी ग्रामर। हम इसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 8-9 दिनों में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो आज हमारे पास यहाँ पे हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है वर्ण विचार। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसका उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहले हैं स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। किसी भी अन्य वर्ण की सहायता हम इन्हें बोलने के लिए नहीं लेते हैं। उन्हें स्वर कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल जो वो 11 स्वर हैं जो कि स्टार्ट होते हैं अ से और औ तक। 11 स्वर हैं कुल हिंदी वर्णमाला में। इसके बाद हमारे पास आते हैं व्यंजन। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। और हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। जो व्यंजन है वो हमारे स्टार्ट होते हैं क से लेकर और ये क से लेके ह तक। कुल 33 व्यंजन जो है वो हिंदी वर्णमाला में है। इन्हें बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। जब आप क लिखते हैं तो इसका मतलब होता है क प्लस अ। तो यहाँ पे आपके पास स्वर की सहायता आपको लेनी पड़ रही है। इसके बाद हमारे पास स्वरों के प्रकार आते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो ये यहाँ पे हैं अ, ई, उ, री। 4 स्वर जो है हमारे पास ये ह्रस्व स्वर हैं। इनको बोलने में कम टाइम लग रहा है। इसका दीर्घ स्वर आते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास आते हैं प्लुत स्वर। इसमें ओम वगैरह आते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, हमने स्वरों के प्रकार कर लिए। अब हमारे पास आते हैं व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं: स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन में क से लेकर म तक जो 25 वर्ण है वो आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और वो आता है। और साथ में ऊष्म व्यंजन में श, श और ह। 25 आपके स्पष्ट में आते हैं, 4 आपके अंतस्थ में आते हैं और 4 आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। और कुल आपके पास 33 व्यंजन हो जाते हैं। तो इसके बाद वर्णों को स्वतंत्री में कंपन के आधार पर बांटा गया है। इसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहले हैं अघोष और दूसरे हैं सुघोष। तो अघोष किन्हें कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और साथ में श, श, श। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण मतलब अगर आप क वर्ग लो तो क और ख आ जाएगा। उसी तरह च, छ, त, थ। इसी तरह से जो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हैं वो अघोष में आते हैं। बाकी जो आपके पास तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बच गया प्रत्येक वर्ग का, वो सुघोष में आते हैं। और इन्हीं के साथ यहाँ पे य, र, ल, व, ह और जितने भी स्वर हैं ये सभी सुघोष में आते हैं। इसके बाद श्वास और प्राण की मात्रा के आधार पर भी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे पहला है आपके पास अलप प्राण और दूसरा आपके पास महाप्राण। तो अलप प्राण में क्या आता है? अलप प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जितने भी आपके पास 5 वर्ग हैं तो उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और साथ में य, र, ल और वो, ये अल्प प्राण में आते हैं। और आपके पास दूसरा है महाप्राण। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में श, श, श और ह। तो इस प्रकार से हमने पूरी वर्णमाला को पढ़ लिया। स्वर, व्यंजन, उनके जितने भी टाइप्स हैं, हमने पूरी वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया। वर्णमाला में हमारे पास यहाँ पे क्षेत्र, ज्ञ ये भी आते हैं, लेकिन इनको हम स्वर और व्यंजन में इनको हम जो है वो नहीं गिनते हैं। इनको जो है वो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा शब्द विचार जो स्टार्ट करते हैं। और तत्सम और तद्भव
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो लगभग आता ही आता है। तत्सम और तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं, तो ये मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो हिंदी और संस्कृत में एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं। आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे जो कि संस्कृत की बुक में वैसे ही लिखे होते हैं जैसे कि हिंदी की बुक में लिखे होते हैं, तो उनको आप तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पे आपके पास उदाहरण है जल, अग्नि, वृक्ष, वायु। तो ये जितने भी शब्द हैं आपके पास, ये संस्कृत और हिंदी दोनों में एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं। और इसके बाद आपके पास आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो हिंदी और संस्कृत में एक जैसे प्रयुक्त नहीं होते हैं। मतलब आप संस्कृत में कुछ अलग तरह से उसको लिखोगे और हिंदी में आप उसको मॉडिफाई करके थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, जो अग्नि है उसको आप हिंदी में भी यूज़ कर लेते हो और संस्कृत में अग्नि ही कहते हैं, लेकिन जब आप आग बोलोगे तो संस्कृत में आप आग नहीं बोलते हो, संस्कृत में आप अग्नि बोलते हो, लेकिन आपने हिंदी में मॉडिफाई करके इसको आग बोल दिया, तो ये आपका तद्भव शब्द है। यहाँ पे आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है होंठ। आप हिंदी में होंठ कहते हैं, लेकिन जब आप संस्कृत में देखोगे तो आप उसको ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ। तो हमने जो है वो ओष्ठ को मॉडिफाई करके होंठ जो है वो हिंदी में यूज़ किया है। ये तो थी इनकी डेफिनेशंस। अब हम इसकी ट्रिक करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सको कि इनमें क्या डिफरेंस है। तत्सम और तद्भव शब्द आपको आसानी से कैसे पहचानने हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 5 ट्रिक्स हैं जिसकी सहायता से आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो यहाँ पे आपके पास पहली ट्रिक है विसर्ग। जो विसर्ग का प्रयोग होता है वो हमेशा ही संस्कृत शब्दों में किया जाता है। मतलब अगर आपके पास विसर्ग लगी हुई है किसी भी शब्द के साथ तो वो तत्सम शब्द ही होगा। दूसरी ट्रिक है आपके पास क्ष। अगर कहीं पे किसी शब्द में क्ष आ रहा है तो वो भी तत्सम शब्द में ही यूज़ किया जाता है। अगर कहीं पे क्ष है तो वो भी आपका तत्सम शब्द ही होगा। आपके पास तीसरी ट्रिक है री का प्रयोग। ये भी तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। और आपके पास यहाँ पे चौथी ट्रिक है वो का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। जब आप तद्भव शब्दों में जो है वो का प्रयोग करते हो तो वो ब में कन्वर्ट हो जाता है, वो नहीं रहता है, वो ब बन जाता है। और पांचवी और लास्ट ट्रिक है आपके पास श। जो श का प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में किया जाता है, और जब आप श का प्रयोग तद्भव शब्दों में करेंगे तो वो इस स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है वो तत्सम और तद्भव शब्दों को जो है वो छांटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला देखिए केशव। यहाँ पे विसर्गे लगी हुई है, इसका मतलब ये हमारा तत्सम शब्द है। अगर विसर्गे नहीं होती तो ये हमारा तद्भव शब्द जो है वो बन जाता। दूसरा शब्द देखिए आप क्षीण। यहाँ पे क्ष का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका जो है वो तत्सम शब्द है। अब तीसरा जो है वो उदाहरण देखिए मृतिका। यहाँ पे जो है वो री का प्रयोग हुआ है, तो ये भी जो री का प्रयोग है वो भी तत्सम शब्दों में होता है, तो ये भी हमारे पास तत्सम शब्द है। अब आप देखिए वर्षा। तो वर्षा में वो का प्रयोग हुआ है, तो ये भी हमारा तत्सम शब्द है। अब आप देखिए बरसात। बरसात में वो का प्रयोग नहीं हुआ है, वो की जगह ब का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा तत्सम नहीं, ये हमारा तद्भव शब्द है। और साथ में आप देखिए बादल। तो यहाँ पे भी ब का प्रयोग हुआ है, तो ये भी हमारा जो वो तद्भव शब्द है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स थी जिनकी सहायता से आप आसानी से एग्ज़ाम में तत्सम और तद्भव शब्दों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की सुपर्ब ट्रिक्स के साथ आपको पूरा का पूरा ग्रामर जो है वो करवाया जाएगा। 8 या 9 दिन में हम पूरा का पूरा जो मेन ग्रामर है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसी ही ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स में हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। तो अब हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।